एज इन्वेस्टर्स हमको उस पैसे से मतलब होता है जितना कंपनी जनरेट कर रही है और फिर अपने मैंडेटरी खर्चे करने के बाद जो उसके पास बच जाता है। मुझे प्रॉफिट चाहिए कि कैश फ्लो चाहिए? मुझे कैश फ्लो चाहिए। भाई हाथ में कितना रोकड़ा है वो बताओ। हमने जो वैल्यूएशन वाले कॉन्सेप्ट में समझा था, सबसे पहले अपने को एफसीएफएफ निकालना होता है, उसके बाद इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना होता है। हमने जो फॉर्मूला सीखा था कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट, वो फॉर्मूला तब तक ही होल्ड करता है जब तक आपका डिस्काउंट रेट आपके ग्रोथ रेट से ज्यादा है। ऑलराइट, हेलो, नमस्कार, वेलकम टू पीडब्ल्यू स्किल्स फाइनेंस। मैं हूं कुलदीप शर्मा। यू आर वाचिंग आवर फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज। वी आर नाउ इन द फेज जहां पर हम डीसीएफ मॉडलिंग शुरू कर चुके हैं, राइट। इससे लास्ट लेक्चर में हमने डीसीएफ मॉडलिंग की शुरुआत की थी। वी पिक्ड अप अ कंपनी ट्रेंट लिमिटेड पे हमने काफ़ी कैलकुलेशंस ऑलरेडी कर ली हैं। आज मैं उसी स्टेप से आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। अभी तक अगर आपने लेक्चर्स को, पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है, इफ दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, गो बैक, लेक्चर 1 से शुरू करें एंड बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हुए फिर इस लेक्चर के ऊपर पहुंचे। ओके, देन ओनली यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस सीरीज। सो लेट अस नाउ कंटिन्यू विद द डिस्कशन। जहां मैंने पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से मैं आज शुरू कर रहा हूं। वी बिल्ट सम ऑफ द नंबर्स हियर, कुछ हमने एनालिसिस कर लिया था। सो दिस वाज अ क्विक ओवरव्यू, कंपनी ओवरव्यू हमने यहाँ पे लिखा। फिर अच्छा, कुछ की एजम्पशंस हमने लास्ट क्लास में ली थी। आज हम इसको और आगे बढ़ाते हैं बिकॉज आज हम वैल्यूएशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देन वी स्टॉप्ड हियर एट इन द लास्ट क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास हम यहाँ पर रुक गए थे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और यहाँ मैं फ्री कैश फ्लो प्रोजेक्शन से आज शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए। सो आते हैं हमारे एफसीएफएफ प्रोजेक्शंस की तरफ। हालांकि मैंने एफसीएफएफ का मतलब आपको ऑलरेडी समझा दिया था। क्या आपको याद है? क्या आप एफसीएफएफ को रिकॉल कर पा रहे हैं? सो एफसीएफएफ का मतलब था वो पैसा जो कंपनी जनरेट कर रही है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, विच द कंपनी इज फ्री टू डिसाइड कि वो उनको बांटना है या नहीं बांटना है। ओके, मतलब उनको डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट पे करना है, लोन का रिपेमेंट करना है, वॉट एवर दे वांट टू डू, कंपनी वो कर सकती है बिकॉज कंपनी ने अपनी जरूरत का जो भी पैसा था वो सब क्या कर लिया है, ऑलरेडी सेट असाइड कर लिया है। उसके बाद जो भी कंपनी के पास पैसा बच जाता है फॉर फ्री डिसीजन मेकिंग कि भाई हमको उस पैसे का क्या करना है। ओके, सो एज इन्वेस्टर्स हमको उस पैसे से मतलब होता है जितना कंपनी जनरेट कर रही है और फिर अपने मैंडेटरी खर्चे करने के बाद जो उसके पास बच जाता है। ओके, सो दिस शोज अस, बिकॉज कई कंपनियां देखिए ऐसी होती है जो डिविडेंड नहीं बांट रही हैं। तो जो डिविडेंड नहीं बांट रही है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कंपनी अच्छी नहीं है, राइट। तो उसको आप डिविडेंड पेमेंट के बेसिस पे तो जज नहीं कर पाएंगे। सो एफसीएफएफ टेल्स यू कि उसकी पेमेंट करने की एबिलिटी क्या है, एक्चुअल में डिविडेंड पे करे या ना करे, पर उसकी डिविडेंड पे करने की एबिलिटी क्या है, हम उसके बेसिस पर कंपनी को जज कर रहे हैं। ओके, अगर कोई कंपनी बिल्कुल स्टेबल तरीके से डिविडेंड पे कर रही है तो उसको तो फिर आप डीडीएम मेथड से भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर यूजिंग एफसीएफएफ, हम उस कंपनी की डिविडेंड पेमेंट की बजाय डिविडेंड पे करने की एबिलिटी को जज कर रहे होते हैं। सो दिस मेथड इज मोर एप्लीकेबल बिकॉज ये उन कंपनियों पे भी अप्लाई हो जाएगा जो डिविडेंड दे रही हैं और ये उन पे भी अप्लाई हो जाएगा जो डिविडेंड नहीं भी दे रही हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस इज अ मोर एक्सेप्टेबल मेट्रिक। सो लेट अस नाउ कैलकुलेट एफसीएफएफ हियर। हमारे पास क्या कंपनी की रेवेन्यू है? जी हाँ, हमने कंपनी की रेवेन्यू की फोरकास्टिंग कर रखी है। हमारे पास कंपनी का अगले 5 साल का रेवेन्यू क्या आने वाला है ये अपन ने फोरकास्ट कर लिया है। दैट इज समवेयर अराउंड 20,000 करोड़ इन द फर्स्ट ईयर एंड ऑल द वे अप टू 35,000 करोड़। इसके पीछे अपन ने सिनेरियोज के बेसिस पर चूज फॉर्मूला लगा करके हमारा एक फोरकास्टिंग कर रखा है। सो दिस इज आवर रेवेन्यू। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट आइटम, दैट इज एबिटा मार्जिन। तो कंपनी में एबिटा मार्जिन कितने चल रहे हैं? इफ यू लुक एट द हिस्टोरिकल डेटा तो हमने यहां पर एबिटा मार्जिन निकाल रखे हैं, राइट। एंड यहां पर जो कंपनी का भी रिसेंट में जो आ रहा है एबिटा मार्जिन, दैट इज क्लोज टू 16.5%। अब ये आपको अंदाजा लगाना होगा कि कंपनी यहां से आगे चलकर क्या ये एबिटा मेंटेन कर पाएगी या ये और कम हो जाएगा या ये और बेटर हो जाएगा। तो अगर हम ये मान के चलें कि कंपनी को यहां पर कंपनी के जो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं उससे कंपनी को फायदा मिल रहा है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा मिल रहा है, सो गोइंग अहेड ये प्रॉफिट मार्जिन अगर और नहीं भी बढ़ता है तो एटलीस्ट इतना तो कंपनी मेंटेन कर लेगी। दिस इज व्हाट वी कैन अज्यूम इन अ वेरी रियलिस्टिक सिनेरियो। सो 16% को ही एक बार हम बेस मानकर
आगे बढ़ेंगे. सो 16.5% टू बी प्रिसाइज. ओके, सो 16.5% को मैं मान के चल रहा हूं. अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती है लेकिन एटलीस्ट इस लेवल को भी मेंटेन करती है तो 16.5% कंपनी आगे भी मैनेज कर लेगी, ये मैं मानते हुए आगे चल रहा हूं. अगर हम इस कंपनी का थोड़ा भी, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होना चाहते हैं कि भाई जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे इसके मार्जिन्स और इंप्रूव होंगे, तो हम इसको और थोड़ा सा यहां पर एडिशन कर सकते हैं, विच अगेन इज अ सब्जेक्टिव थिंग. ठीक है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव केस होगा अगर आप इसको इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो. ठीक है, तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको 16% पे ही रखता हूं. इफ एट ऑल वी फील द नीड कि हाँ भाई इसको और इंप्रूव करना चाहिए तो हम जरूर करेंगे. ओके, चलिए अभी के लिए मैंने इसको 16% ही रख दिया है, तो मुझे कुछ अलग से कोई एजम्पशन नहीं लेना है. जो हमारा लास्ट EBITDA मार्जिन था हम मान रहे हैं वही हम कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हुए चलेंगे. सो इफ आई अज्यूम दिस इज आवर प्रॉफिट मार्जिन, EBITDA मार्जिन, एंड हमारे पास कंपनी की फोरकास्टेड रेवेन्यू भी है, तो क्या मैं कंपनी की फोरकास्टेड EBITDA निकाल सकता हूं? जी हां, बिल्कुल. दैट वुड बी अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू. ओके, एंड दैट गिव्स मी द EBITDA दैट द कंपनी विल बी जनरेटिंग इन दीज ईयर्स. फिर आते हैं, अब इस प्रॉफिट को अपने को क्या करना है, पहले EBIT निकालना है. EBIT क्यों निकालना है बॉस? बिकॉज आई टोल्ड यू, जब हमने वैल्यूएशन की डिस्कशन करी थी, आई थिंक दैट वाज आवर थर्ड लेक्चर था शायद, तो वहां पर हमने ये डिस्कशन किया था कि जब भी हम कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा प्रायोरिटी ये रहती है कि कंपनी अपने धंधे से कितना कमा रही है, हमें उस प्रॉफिट से मतलब होता है, राइट? ना कि कंपनी कोई और चीजें करके कुछ भी अदर सोर्सेज से इनकम कमा लेती है. दैट इज नॉट आवर कंसर्न. एज एन इन्वेस्टर, मैं अगर इस कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहा हूं तो मुझे इस कंपनी से क्या चाहिए कि भाई ये कंपनी अपना जो मेन काम है, जो इसका कोर ऑपरेशन है, उससे कंपनी क्या कर पाएगी. कंपनी ने कोई इंटरेस्ट कमाया कि नहीं कमाया, कोई एसेट बेच के पैसा कमाया कि नहीं कमाया, ये सब क्या मेरा कंसर्न होगा? क्या मुझे ये देख करके कंपनी में फ्यूचर में पैसा लगाना चाहिए कि कंपनी कल को इंटरेस्ट कमाएगी कि नहीं कमाएगी? अरे भाई, वो कंपनी का मेन काम नहीं है, तो वो सब चीजें हमको कवर यहां पर नहीं करनी है. वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन कि कंपनी अपने कोर धंधे से कितना पैसा कमाएगी. ओके, सो एंड दैट इज नथिंग बट योर EBIT. EBIT इज नथिंग बट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो फ्रॉम EBITDA आई विल अराइव एट डिप्रिसिएशन. अच्छा, डिप्रिसिएशन के लिए डू वी हैव सम गाइडेंस फ्रॉम द हिस्टोरिकल डेटा? इनकम स्टेटमेंट में अपन ने डिप्रिसिएशन निकाल रखा है एज अ परसेंटेज ऑफ नेट ब्लॉक, राइट? मैं एक काम करता हूं, मैं इसको एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स निकाल लेता हूं. इट विल बी इजी फॉर अस टू फोरकास्ट दिस थिंग. ओके, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, दिस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू कर देता हूं. एंड नाउ दिस गिव्स मी एन आइडिया कि मेरा डेप्रिसिएशन एज अ परसेंटेज ऑफ, यहां पे मैं सेल्स लिख देता हूं, कितना निकल के आ रहा है. सो व्हाट इज द फिगर हियर ऑन एन एवरेज देख लेते हैं अपन. तो आप यहां अगर इन सबको सिलेक्ट करेंगे, यहां नीचे आपको दिख जाएगा एवरेज 7% निकल कर आ रहा है. ठीक है, तो ऑन एन एवरेज रेवेन्यू का 7% मेरा डेप्रिसिएशन रहता है, राइट? तो सिंपल रखते हैं चीजों को. वी कैन फोरकास्ट हियर कि भाई मेरा जो रेवेन्यू है उसका 7% मैं यहां पर डेप्रिसिएशन मानकर चल रहा हूं. अब ये 7% अगर आपको ऐसे लिखने में हो सकता है आपको एक डाउट रहे कि ये सर 7% कहां से आ गया, ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं रिकॉल ही नहीं कर पा रहा सर ने कहां से लिया था, राइट? आप हो सकता है बाद में जब इस मॉडल को एक बार देख रहे हो तो आपको समझ में ना आए. तो मैं यहां पे फॉर्मूला लगा देता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? दैट विल बी एवरेज ऑफ दिस. ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट 7% आ गया है एंड 7% के बेसिस पे हमने आगे फोरकास्टिंग करती है कि भाई मेरा रेवेन्यू का 7% जो है मेरा डेप्रिसिएशन रहेगा. एंड वंस आई डिडक्ट द डेप्रिसिएशन हियर, एक बार अपन डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे EBITDA से, देन व्हाट वी गेट इज द EBIT विच इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर. अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही चाहिए था. ठीक है, कि काम करके कि धंधे से कितना कमा रहे हो. अब ये एक बार मेरे पास प्रॉफिट आ गया, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे ये चाहिए कि भाई इस प्रॉफिट में से कंपनी इन्वेस्टर्स लोग के लिए कितना बचा लेगी, राइट? सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरकार को देना है वो दे डालो, राइट? बिकॉज बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको जो भी देना है वो सब दे डालो. तो एम्प्लॉयज को जो देना था वो हमने दे दिया, सप्लायर्स को जो देना था वो हमने दे दिया, वो सारे खर्चे तो हमने ऑलरेडी माइनस कर लिए हैं. अब कौन बच जाता है? अब सरकार बच जाती है, तो उसको भी दे डालो. ठीक है, उसको भी देके खत्म करते हैं. उसके बाद जो बचेगा फिर हम बात करेंगे भाई इन्वेस्टर्स के पास कितना पैसा बचेगा.
तो यहाँ मैं EBIT लेता हूँ और EBIT से मैं मल्टीप्लाई करूँगा मेरा टैक्स रेट। ओके, तो टैक्स रेट अपने ऑलरेडी यहाँ पे एजम्पशन में लिख रखे हैं क्या? नहीं, हमने नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। टैक्स रेट यहाँ पे अपन ले लेते हैं 25% ले लेते हैं, ठीक है। और ये 25% को आप नेम बॉक्स में जा करके इसका नामकरण कर दीजिए टैक्स अंडरस्कोर रेट, ठीक है। तो मैंने वहां जाकर के नेम बॉक्स में लिख दिया, टैक्स अंडरस्कोर रेट लिख दिया। अब ये मेरा नाम सेव हो गया है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको एंटर करूँगा। दिस इज EBIT मल्टीप्लाइड बाय टैक्स लिखेंगे तो यहाँ टैक्स रेट अब आ जाएगा। टैब दबा दीजिए और एंटर दबा दीजिए, ठीक है, कंट्रोल एंटर दबा दीजिए, तो आपका टैक्स आ गया। फिर हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट में से इस टैक्स को चुका देते हैं, इस टैक्स का पेमेंट कर देते हैं। भैया ये पैसा चला गया, हम ऐसा मान लिए हैं। तो फिर मेरे पास कितना पैसा बच जाता है, दैट इज 1506। चलिए, तो ये क्या आता है, ये हो गया मेरा प्रॉफिट, ये हो गया मेरा प्रॉफिट। मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए कि कैश फ्लो चाहिए? मुझे कैश फ्लो चाहिए। भाई हाथ में कितना रोकड़ा है वो बताओ, राइट? उसी में से तो पैसे देंगे ना। जो पैसा आया ही नहीं उसको कहां से देने की बात करें? सो वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर कैश, वी आर नॉट लुकिंग फॉर प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट जो आपको P&L में दिखता है दैट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। तो उसमें तो कई सारी ऐसी भी चीजें होंगी जो एक्चुअल में कैश में नहीं दी गई है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम इज डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन आप P&L में माइनस कर देते हो। एक्चुअल में क्या आपने किसी को कोई पेमेंट किया डिप्रिशिएशन माइनस करते वक्त? जी नहीं, राइट? दैट इज जस्ट एन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। तो वो चीज मेरे बैंक बैलेंस से तो कम हुई नहीं है, तो एक्चुअल में वो पैसा मेरे पास है। तो अब मैं क्या करूंगा, उसको ऐड बैक कर दूंगा। यहां पे सवाल क्या आता है, सर ऐड बैक क्यों कर रहे हैं? पहले माइनस कर रहे हो फिर ऐड बैक कर रहे हो, तो पहले माइनस ही नहीं करते। अगर पहले माइनस नहीं करता तो मेरा टैक्स सही से नहीं आता। टैक्स को सही से निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, पहले डिप्रीशिएशन को माइनस करना पड़ा, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में समझा रखी हैं इन द लेक्चर कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन। आज मैं बस उसका एप्लीकेशन आपको दिखा रहा हूं। तो अगर आपको इसको और गहराई से समझना है तो काइंडली गो बैक टू दैट लेक्चर अगेन, और जरूरत पड़ती है तो दोबारा देखिए, बिकॉज ये आपका पूरे फाइनेंशियल मॉडलिंग का, पूरे वैल्यूएशन का बेसिस होने वाला है। इस पे आपको एक लेक्चर जितनी बार देखना पड़े उतनी बार देखिए, पर वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको लानी पड़ेगी। ओके, सो विल एड बैक डेप्रिसिएशन नाउ। डेप्रिसिएशन तो अपन ने ऑलरेडी निकाल ही रखा है, उसको यहां पे बस ऐड बैक कर देना है, ठीक है। ये ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा? बिकॉज अपन ने, ये प्रॉफिट है, ये मेरा कैश है, मैंने प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, प्रॉफिट नीचे आ गया, लेकिन कैश तो अभी भी उतना ही है। मुझे कैश तक पहुंचना है, प्रॉफिट से मुझे कैश तक पहुंचना है। तो अब मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक कर दूंगा ताकि मैं सही कैश तक पहुंच सकूं, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद आते हैं लेस री इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज री इन्वेस्टमेंट हियर? री इन्वेस्टमेंट हो गया जो पैसा कंपनी को दोबारा से बिजनेस में डालना पड़ेगा इफ दे वांट टू कीप ऑन ग्रोइंग, ठीक है। अगर उनको सर्वाइव करना है तो उनको ग्रो करते रहना पड़ेगा, एंड दैट इज द री इन्वेस्टमेंट पार्ट। तो अब कितना पैसा इनको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक आइडिया निकालते हैं अपन। अपने पास यहाँ डेटा शीट है, डेटा शीट में एक तो अपने को यहां पे दिख रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्होंने इतना पैसा लगा रखा है, राइट। और इसके अलावा अपन यहाँ पे और एक चीज निकाल सकते हैं कि कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल में कितना लगा रही है, ठीक है। ये तो मैंने मान लिया कंपनी अपने कैपेक्स में लगा रही है, जो मशीन्स वगैरह में उसको चाहिए होगा, पर इसके अलावा और क्या चाहिए पैसा कंपनी को? वर्किंग कैपिटल में भी तो पैसा लगाना पड़ेगा ना, राइट। इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, ये सब में भी पैसा जाएगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, समेशन ऑफ दिस माइनस समेशन ऑफ दिस। ओके, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कंपनी का कितना पैसा वर्किंग कैपिटल में टाई अप हो रहा है, ठीक है। तो मैंने रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री को यहां पे कंबाइन कर दिया, और मैं ये देखना चाह रहा हूं इसमें और इसमें, इन दोनों के बीच में इस साल कितना डिफरेंस आया, बिकॉज जितना डिफरेंस आया उतना पैसा मेरे को एक्स्ट्रा इन्फ्यूज करना पड़ेगा बिजनेस में। ऐसा नहीं कि इस साल मुझे टोटल इतना पैसा इन्फ्यूज करना है, जी नहीं, इतना पैसा तो ऑलरेडी है ना बिजनेस में, वो तो घूम रहा है ना ऑलरेडी। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, बस वो मुझे और इन्फ्यूज करना है। तो इसीलिए वी ऑलवेज टेक चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, नॉट द फाइनल बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, ये भी एक बहुत मेजर मिस्टेक है जो मुझे मैक्सिमम फाइनेंशियल मॉडल जब मैं चेक करता हूं तो मुझे वहां पर गलती मिलती है। लोग क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल की जो कैलकुलेशन है, भाई करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वो करके वहां पे एज इट इज बिठा देते हैं। हमको वो नहीं लेना होता है। व्हाट वी हैव टू डू इज
सी ए माइनस सी एल, लेकिन लास्ट ईयर और इस ईयर में जो एडिशनल डिफरेंस है बस उसको लेना होता है। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस इन माइंड, आपको आ रहा है समझ में। तो इस साल कितने का एक्स्ट्रा अपन वर्किंग कैपिटल में डाल रहे हैं, 509, फिर यहाँ पे 268, यहाँ पे 443, तो टोटल कितना लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल में इतना जा रहा है और इन्वेस्टिंग कैपेक्स में इतना जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया, करीब 612, 700 समथिंग एंड 1300 समथिंग अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये चीज़ आपको ये देखनी है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एज अ परसेंटेज अपन कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। ओके, सो लेट अस चेक दैट आउट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नो पैट। ठीक है, अपने को एज अ परसेंटेज ऑफ नो पैट चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम री इन्वेस्टमेंट लेंगे वो एज अ परसेंटेज ऑफ नो पैट ले लेंगे। ओके, तो पिछले, ये तो हिस्टोरिकल डेटा है ना, हिस्टोरिकल डेटा का नो पैट अपन ने अलग से तो निकाला नहीं है, पर मेरे पास ईबीआईटी है, मेरे पास ईबीआईटी है ना हिस्टोरिकल डेटा का। पिछले 3 साल का अपन देख लेते हैं। ईबीआईटी हमारे पास ये रहा, ईबीआईटी ये रहा, इससे मैं क्या माइनस कर दूंगा, जो मेरा टैक्स रेट है। ठीक है, एंटर कर दिया, कितना आ रहा है, 620 आ रहा है, माइनस, ये तो डायरेक्ट हो गया यार, मतलब इनटू, अपन ऐसा कर देते हैं इनटू 1 माइनस टैक्स रेट कर देते हैं। ओके, सो दैट विल गिव मी 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे तो 25% माइनस हो जाएगा ईबीआईटी से। ईबीआईटी से 25% माइनस होने के बाद आपके पास जो नंबर आएगा दैट वुड बी योर नो पैट। ओके, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब आप ये देखो कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा प्रॉफिट है, तो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे तो आपको मोर देन 100% ही दिखेगा, सो इट विल बी एक्चुअली दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो आने वाले टाइम में 80% है, फिर 95% है, मतलब दिस कंपनी सिंस इट इज इन द ग्रोथ स्टेज अभी बहुत ज़्यादा भर भर के इन्वेस्टमेंट्स ये हर साल कर रहे हैं। बट इज इट गोइंग टू कंटिन्यू लाइक दिस 80% 90% इन द फ्यूचर ऑल्सो? जी नहीं, ये धीरे धीरे टोन डाउन होते जाएगा, 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इस तरीके से दैट विल कम डाउन इन द फ्यूचर, बिकॉज अभी इनकी जो एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, पर आगे चलकर वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। तो फोरकास्टिंग में हमको एक यहाँ पर एस्टिमेट लेना पड़ेगा दैट हाउ मच वी आर एक्सपेक्टिंग द कंपनी टू री इन्वेस्ट इन द कंपनी। सो लेट अस टेक एन अजम्पशन हियर, this equal to reinvestment as हम परसेंटेज ऑफ नो पैट ले रहे हैं, राइट? तो नो पैट का कितना परसेंटेज हम इन्वेस्ट करें, 70 लें कि 60 लें, राइट? वैसे वो 5 साल बाद और धीरे धीरे तो राइट, तो वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, पर लेट अस से फर्स्ट ईयर में 70% ले लेते हैं एंड इसको मैं माइनस कर देता हूँ, एंड आने वाले टाइम में लेट अस डिक्रीज दिस नंबर। ओके, $60 एंड देन लेट्स से 50 ले लेते हैं। ओके, या तो हम ऐसे रख सकते हैं, ओके, बट इसमें एक मतलब जो अच्छी बात नहीं है दैट इज दिस कि हर साल अलग अलग परसेंटेज लिया जा रहा है, राइट? तो ये इतनी ज़्यादा हार्ड कोडिंग वैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग स्टैंड पॉइंट से उतनी सही नहीं लग रही है। सो इफ़ यू वांट टू अवॉइड दिस सिचुएशन, एक काम करते हैं अभी के लिए, लेट अस कीप इट 1 नंबर ओनली। ओके, लेट अस कीप इट 50% फॉर ऑल द ईयर्स, लेट अस कीप इट 50% फॉर ऑल द ईयर्स इन वन गो, सो दैट वो मल्टीपल ईयर्स में अलग अलग नंबर्स लेने वाला सीन ना आए। ओके, and now I can compute the total summation of these three. Okay, so that will give me free cash flow to the firm. बताइए, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म आ गया अपने पास, राइट? तो हमने जो वैल्यूएशन वाले कॉन्सेप्ट में समझा था, सबसे पहले अपने को एफसीएफएफ निकालना होता है, उसके बाद इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना होता है। तो कैश फ्लोज हमारे सामने आ गए हैं, अगले 5 साल के आए हैं, उसके बाद और आगे के भी हम निकालेंगे टर्मिनल वैल्यू में, पर पहले हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्काउंट रेट निकाल लेते हैं। ओके, बिकॉज फॉर टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेशन फिर हमको डिस्काउंट रेट की ही जरूरत पड़ेगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैक कैलकुलेशन। अब समझते हैं वैक में क्या होगा। देखिए, वैक मैंने आपको एक सिंपल तरीके से ऑलरेडी दिखा दिया था कि वैक की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। यस, तो क्या समझा था हमने? वी टॉक्ड अबाउट
वेटेज ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड विथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेटेज ऑफ डेट मल्टीप्लाइड विथ कॉस्ट ऑफ डेट, राइट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में आपको मुझे कुछ रूल समझाने हैं। सबसे पहले ये जो हम वेट्स की बात कर रहे हैं, ये वेट्स कौन से लेने चाहिए, राइट। तो इसमें हमेशा प्रेफरेंस ये रहती है, वी शुड गिव प्रेफरेंस टू टारगेट वेट्स ओवर करंट वेट्स। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये है, करंट वेट्स हो गया जो अभी कंपनी का डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन है, राइट। वो 50-50 है, 60-40 है, 80-20 है, मतलब वट एवर बी द नंबर, ये हो गया करंट। लेकिन हमको प्रेफरेंस देनी चाहिए कि कंपनी कौन से ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना चाहती है। आज उसका मान लीजिए डेट बहुत ज्यादा है, राइट। आज वो 60-40 पे काम कर रहा है, 60 का डेट है, 40 का इक्विटी है। लेकिन कल को वो कंपनी अचीव करना चाहती है कि भाई डेट हमारा 30 हो जाए, इक्विटी हमारा 70 हो जाए। तो वो जो टारगेटेड स्ट्रक्चर होगा ना, कंपनी हमेशा उसकी तरफ प्रेफर करेगी, राइट। कंपनी उस डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रही है। तो हम जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, वी शुड ऑलवेज कंसिडर दैट टारगेट, ठीक है। प्रेफरेंस हमेशा टारगेट को देना चाहिए। अब आप बोल सकते हैं सर टारगेट तो मुझे पता ही नहीं होगा, मुझे मिलेगा ही नहीं टारगेट। तो इसका दो तरीका होता है, टारगेट निकालने का दो तरीका होता है। एक तो ये कि मुझे मैनेजमेंट डिक्लेयर कर रहा है, मैनेजमेंट ने आकर के खुद बोला है कि दिस इज व्हाट वी आर टारगेटिंग, एंड ये सब बोलता है मैनेजमेंट। अब जैसे कि रिलायंस है, उसका गोल एकदम क्लियरली स्टेटेड है, भाई हमको डेट फ्री कंपनी बनना है, राइट। तो वो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो वन इज मैनेजमेंट विल टेल यू, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट की तरफ से सर कोई इनपुट्स नहीं आ रहा, अब क्या करें? तो इंडस्ट्री विल गिव यू गाइडेंस कि इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज क्या चलता है, बाकी कंपनियां कैसी कर रही हैं। ये कंपनी भी वही करना चाहेगी जो बाकी की 10 कंपनियां कर रही हैं, ये कंपनी भी कुछ वैसा ही करना चाहेगी जो बाकी कंपनियां कर रही हैं, राइट। तो इंडस्ट्री के हिसाब से ही तो आप चलोगे ना, आप अकेले थोड़ी ना चलोगे। सो वी एक्सपेक्ट कि भाई आप इंडस्ट्री के जो डेट इक्विटी रेशियो है उसके हिसाब से ही आगे चलने वाले हो। तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड द टारगेट। ये हो गई पहली चीज। और दूसरी चीज ये हो गई कि हम जब कॉस्ट लेते हैं तो हमको एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा, वी शुड ऑलवेज प्रेफर मार्केट वैल्यूज ओवर बुक वैल्यूज। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? मार्केट वैल्यूज का मतलब क्या है? आपके पास इक्विटी की बुक वैल्यू भी होती है, आपके पास इक्विटी की मार्केट वैल्यू भी होती है। हम हमेशा कंसीडर क्या करेंगे, प्रेफरेंस क्या देंगे? हमेशा मार्केट वैल्यू को प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू बुक वैल्यू, बिकॉज बुक वैल्यू तो स्टैटिक है ना, राइट। वो एक बार जो डाल दिया वही है। तो मार्केट को हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी एज अगेंस्ट बुक वैल्यूज। अगर ये नहीं मिलता है, ये मैंने पॉइंट 1 बताया और पॉइंट 2 बताया, तो दोनों केसेस में हमेशा मैंने बोला प्रेफरेंस पहले वाला होना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है सर, टारगेट मिल ही नहीं रहा है, समझ में आ ही नहीं रहा है, तो और कोई उपाय नहीं है, फिर तो करंट लेकर के काम खत्म करो। वैक तो निकालना ही है ना, वैल्यूएशन तो करना ही है, तो फिर करंट लेके काम खत्म करो। और सेकेंड केस में भी अगर आपको मार्केट वैल्यू नहीं पता है, बस बुक वैल्यू ही पता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो बुक वैल्यू लेकर के खत्म करो। बस ये मैंने आपको प्रेफरेंस बताया है एज विथ रिस्पेक्ट टू वेट्स, ठीक है, कि वेट्स के हिसाब से हमको प्रेफरेंस क्या लेनी चाहिए। अब ये चीज अगर आप समझ गए हैं तो अब मैं वैक की कैलकुलेशन शुरू कर सकता हूं। सो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड द टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, कि इस कंपनी का टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। और हम मान लेते हैं हमको नहीं पता है, मैनेजमेंट ने ऐसी कोई न्यूज़ दी है कि नहीं दी है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कॉम्स की शीट खोल लेता हूँ। ये शीट मैंने डे 1 पे भी मतलब अनफोल्ड नहीं की थी, नहीं तो आपका ध्यान इस वाली शीट पे भी चला जाता, पर ये शीट आपके एक्सेल शीट में ऑलरेडी थी, बस हाइड किया हुआ था। ओके, तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ और ये कॉम्स का मेरे पास कुछ डेटा है, कॉम्परेबल्स का कुछ डेटा है। अब आप बोलोगे सर ये डेटा तो आपके पास है, मेरे पास तो नहीं है। तो ये डेटा निकालना देखिए कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं, ये डेटा निकालना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं। आप स्किनर.इन पे चले जाओ, आप मनी कंट्रोल पे चले जाओ, आप याहू फाइनेंस पे चले जाओ, आप fiscal.ai पे चले जाओ, मतलब जो वेबसाइट आपको अच्छी लगती है आप उस पर चले जाओ, जा करके आप ये नंबर ढूंढ लो, आपको बिल्कुल ईजिली मिल जाएगा। ऑफकोर्स द मोस्ट प्रिफर्ड इज स्क्रीनर.इन, जहाँ पे आप ये चीज़ों को एक बार में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या मुझे किसी शेयर का प्राइस ढूंढना या मार्केट कैप ढूंढना या सेल्स ढूंढना, क्या ये बहुत मेहनत वाला काम है? क्या ये बहुत ही दिक्कत वाला काम है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ओके, आई विल जस्ट क्विकली शो यू, बिकॉज ये सब में अपन को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो आई विल जस्ट शो यू, दिस इज स्क्रीनर.इन, राइट। ट्रेंड लिमिटेड को आप ढूंढेंगे,
यहाँ पर आपको पीयर कंपैरिजन में आना है। पीयर कंपैरिजन में आने के बाद यहाँ पर आएंगे। वैसे आपको यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी डेटा मिल रहा है, जैसे कि करंट मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट कैप क्या है, राइट। एंड देन आई क्लिक ऑन एडिट कॉलम्स एंड यहाँ से आपको जो डेटा चाहिए बस आप उसको ढूंढ के निकालो और उसको सिलेक्ट कर लो। जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे सेल्स चाहिए, राइट, तो मैंने सेल्स यहाँ पे टिक मार्क कर दिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो चाहिए, तो अब यहाँ पे आकर के सर्च करो और डेट इक्विटी रेशियो को ढूंढो और वहाँ पे सिलेक्ट कर दो। ओके, तो बस इतना सा ही काम है हमको। बस ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये हमको वहां से निकालनी है। वंस आई हैव दिस इंफॉर्मेशन, अब मैं आगे के स्टेप में बढ़ रहा हूं। हमको क्या करना है, वी विल फाइंड द सम नंबर्स हियर। तो यहां पे मैं लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले इक्विटी वैल्यू, यानी हमारी जो मार्केट कैप है। तो हमारे पास इन कंपनीज की मार्केट कैप है, जी हां, डन। फिर क्या हमारे पास इन कंपनीज की डेट है, जी हां, डेट कहां है, दिस इज द टोटल डेट हियर, डेट आ गया, कंट्रोल एंटर। तो मेरे पास ये दोनों इंफॉर्मेशन है। इसकी मदद से क्या मैं डेट इक्विटी रेशियो निकाल सकता हूं, जी बिल्कुल, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, दैट गिव्स अस डेट इक्विटी रेशियो। यस, नेक्स्ट इज डेट कैपिटल रेशियो। डेट कैपिटल क्या होगा, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कैपिटल डेट कितना परसेंटेज है। सो इसको हम निकालेंगे टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल क्या होगा, इक्विटी प्लस डेट, ठीक है, दैट विल गिव मी डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल, डन। टैक्स रेट हम एक ऑलरेडी लेकर के चल रहे हैं, तो वही रहेगा हमारा हर जगह, राइट। बार बार अलग अलग अजम्पशंस लेने की जरूरत नहीं अपने को। लीवर्ड बीटा, अब हमारे पास क्या है, इन कंपनीज का बीटा है, जी हाँ, हमारे पास इन कंपनीज का बीटा है। इसको मैं अभी फिलहाल के लिए यहां लिंक कर देता हूं, डन, ठीक है। तो अनलीवर्ड बीटा पे मैं अभी आता हूं। ये लीवर्ड बीटा क्या है और ये अनलीवर्ड बीटा क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बीटा का मतलब आप समझते हैं, व्हाट इज मेंट बाय बीटा। बीटा सिंपली टेल्स यू द रिस्क ऑफ द कंपनी, राइट। ये सारी चीजें हमने डिटेल में बात कर रखी हैं, मैं बस उसको थोड़ा सा आज इलैबोरेट कर रहा हूं, ठीक है। सो दिस टुडेज लेक्चर इज इन कंजंक्शन विद द प्रीवियस लेक्चर्स, ओके। आज मैं वापस शुरू से स्क्रैच से शुरू नहीं कर पाऊंगा, दैट इज व्हाई वी लर्न द बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो बीटा tells you about the risk associated with that company, with that stock. अब ये जो हम रिस्क देखते हैं, इसमें एक रिस्क का कंपोनेंट होता है फाइनेंशियल लेवरेज का। व्हाट इज दिस फाइनेंशियल लेवरेज? जब एक कंपनी लोन लेती है तो उस पर कुछ रिस्क होता है, राइट। उस पर कुछ फिक्स ऑब्लिगेशंस आती हैं, कुछ उस पर बर्डन आता है। जिस कंपनी पे लोन ज्यादा होता है हम मानते हैं भाई वो कंपनी रिस्की होती है, राइट, ठीक है। तो अब आप ये समझिए, कोई कंपनी इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, वो रिटेल इंडस्ट्री में काम कर रही है। अब हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग होगा। एक कंपनी होगी जो बिना डेट के काम कर रही है, एक कंपनी होगी जो बहुत ज्यादा डेट लेकर के काम कर रही है। तो दोनों ही कंपनी में जो रिस्क है, इन्वेस्ट करने में जो रिस्क है, वो अलग अलग होगा। यस, ये बात आप मानते हैं। तो अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल लेवरेज की वजह से ज्यादा रिस्की हो गई है, तो क्या मैं ये बोलूं कि वो कंपनी, वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही रिस्की है, कि रिटेल मार्केट ही पूरा रिस्की है, ये सेक्टर ही पूरा का पूरा रिस्की है? जी नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, मुझे ये जानना है कि भाई ये धंधा कितना रिस्की होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल चॉइसेस ऑन द फाइनेंशियल लेवरेज पार्ट। मैं इस पे नहीं जा रहा कि कोई लोन लेके काम कर रहा है या कोई बिना लोन लिए काम कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई ओवरऑल ये बिजनेस में क्या रिस्क होता है, भाई रिटेल इंडस्ट्री में क्या रिस्क होता है। वो लोन वाला रिस्क वाला फैक्टर तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है, मैं उस चॉइस में नहीं जाना चाह रहा। ओके, मुझे रिटेल मार्केट का रिस्क जानना है कितना होता है। तो ये जो लीवर्ड बेटा आपके सामने निकल के आ रहा है, इसमें लेवरेज का इंपैक्ट आ चुका है। इसका मतलब ये जो डेट लेने वाला पार्ट है ना, ये जो डेट लेके जो उस कंपनी में रिस्क आया है, वो रिस्क इसमें ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है। मुझे ये जानना है कि अगर मैं उसमें से ये फाइनेंशियल लेवरेज को हटा दूं, ये डेट वाले पार्ट को मैं हटा दूं अगर, तो उस कंपनी में कितना रिस्क बचेगा। ओके, सो
अगर मैं इस लीवर्ड बीटा को डेट वाला इंपैक्ट हटा देता हूं तो फिर जो मुझे मिलेगा दैट वुड बी कॉल्ड अनलीवर्ड बीटा। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप? चलिए तो अब आते हैं अनलीवर्ड बीटा पर। क्यों निकाल रहे हैं अनलीवर्ड बीटा? बिकॉज मेरे को इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री का रिस्क चाहिए कि भाई ये वाले धंधे में अगर कोई भी घुसेगा तो उसको इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी डेट लेने की चॉइसेस क्या थी। ओके, सो हाउ डू वी कैलकुलेट अनलीवर्ड बीटा? इट इज वेरी सिंपल। अनलीवर्ड बीटा is equal to levered beta divided by आपका जो डिस्काउंट रेट, सॉरी डेट इक्विटी है, ठीक है, 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो, 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो। अब एक चीज और, ये जो डेट इक्विटी रेशियो है इसमें मुझे एक और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, दैट इज आई विल हैव टू डिडक्ट द टैक्स रेट हियर। ठीक है, तो 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो लेने के बाद मैं यहां पे 1 माइनस टैक्स रेट कर देता हूं। डन, फाइन। अब यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इंपैक्ट कुछ कंपनीज में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि उन कंपनीज में डेट है ही नहीं ज्यादा, तो उनका डेट का जो भी इंपैक्ट है ना वो बहुत ही नेग्लिजिबल है उनके बीटा में। तो इसीलिए फर्स्ट वाले केस में बहुत ही छोटा सा इंपैक्ट है, सेकंड वाले में थोड़ा देखने को मिल रहा है, थर्ड वाले में थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, राइट? तो इस तरीके से उसका इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, वट एवर बी द केस, हमको उससे मतलब नहीं, हमको बस ये जानना था कि भाई मेरा इस बिजनेस में, इस धंधे में कितना रिस्क है। एक बार मेरे पास ये चीजें आ जाती हैं, अब मैं इन सभी का एवरेज निकाल के रख लेता हूँ, बिकॉज मुझे ये जानना है ऑन एन एवरेज पूरी इंडस्ट्री में क्या रहता है, राइट? तो एवरेज ऑफ दीज थिंग्स एंड फिर हम इसका मीडियन भी ले लेते हैं। ओके, मीडियन क्यों निकालते हैं? सर एवरेज ले तो लिया, फिर मीडियन की क्या जरूरत है? मीडियन की जरूरत ये है कि भाई मीडियन जो आउटलायर्स होते हैं उससे इफेक्टेड कम रहता है। ठीक है, एवरेज में क्या होगा, अब यहाँ पे मैं अचानक से मान लो 100 डाल दूंगा, तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए 2 डाल दिया, तो 2 डालने से आप देख रहे हैं जो मेरा एवरेज है वो बहुत ज़्यादा भाग जाता है, राइट? लेकिन ये 2 तो मैंने फिर भी छोटा नंबर लिया और ज़्यादा बड़ा नंबर लेता हूँ, राइट? जैसे 10 ले लिया, तो आप देखेंगे कि मेरा एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आउटलायर से। कोई आउटलायर्स मतलब कोई अजीब सा, कोई बहुत ही बड़ा या बहुत ही छोटा नंबर आ गया तो, लेकिन जो मेरा मीडियन है वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, राइट? तो इसीलिए मीडियन को भी हम साथ में ज़रूर निकाल लेते हैं कि भाई एक सैनिटी बनी रहे। ओके, ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने इंडस्ट्री का मीडियन और एवरेज बीटा निकाल लिया कि भाई ये इंडस्ट्री में क्या रिस्क रहता है एज पर बीटा। अब ये इंफॉर्मेशन मेरे पास सारी आ गई है, अब मैं अपना वैक का कैलकुलेशन शुरू कर सकता हूं। सबसे पहले हमें क्या जानना था? सर जानना तो था टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर आप कहां बीटा में ले गए, तो देखिए वो पूरा काम करके आ गए ना, तो अब हम तसल्ली से अपना वैक निकाल सकते हैं, नहीं तो एक एक काम के लिए वापस बार बार वहां पे जाना पड़ता। तो अब आते हैं हमारे प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी की तरफ। हम ये जानना चाहते हैं भाई इंडस्ट्री में ओवरऑल प्रोपोर्शन ऑफ डेट कितना रहता है, तो हमने यहां पे निकाल रखा है प्रोपोर्शन ऑफ डेट ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है, 2% आ रहा है, राइट? तो आप इसको यहां पे ले लीजिए या फिर आप मीडियन ले लीजिए, मतलब जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। और प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी क्या होगा, 1 माइनस दिस एंड दैट विल गिव अस द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी। ठीक है, फिर आते हैं करंट कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ। अभी करंट इस कंपनी में क्या चल रहा है, करंट इस कंपनी में क्या चल रहा है, तो मार्केट कैप इतनी चल रही है और डेट कितना चल रहा है, डेट अभी इतना चल रहा है। तो व्हाट इज द डेट इक्विटी रेशियो करंट? अभी इसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, करंट कैपिटल स्ट्रक्चर है 1.3%। मतलब समझिए इसका, ये सब आप क्या कर रहे हैं इसका मतलब समझना आपको जरूरी है। जस्ट मैकेनिकल कैलकुलेशन से कुछ नहीं होने वाला। हमको ये जानना है मेरा कंपनी आज 1.3% का डेट लेकर के चल रही है, आने वाले टाइम में क्या ये इतना ही रहेगा या ये और बढ़ेगा? तो हमको इंडस्ट्री का डेटा से ये पता चल रहा है कि भाई इंडस्ट्री जो है 2.2 का डेट लेकर के बैठी है, तो आगे चलकर हो सकता है ये कंपनी भी अपना डेट बढ़ाएगी। ओके, फिर आते हैं कॉस्ट ऑफ डेट की तरफ। सबसे पहले प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट की बात कर लेते हैं। भाई इस कंपनी का प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितना चल रहा है? अब ये चीज है ना, आप अपने एनुअल रिपोर्ट में जा करके जो आपका बोरोइंग्स वाला सेक्शन है उसके नीचे अगर आप डिटेल में पढ़ें तो आपको वहां से भी बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि ये कंपनी का जो लोन्स है वो किस रेट पे इन्होंने ले रखा है। ओके, हालांकि यहां पे आकर अगर हम एक आइडिया लेते हैं कि कंपनी इंटरेस्ट कॉस्ट कितना पे कर रही है, सो इट इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट इन वेरी ईयर्स। चलिए आई अज्यूम अ नंबर हियर,
मैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको एक एजम्पशन लेकर के यहाँ पे चलूँगा दैट ऑन एन एवरेज ये कंपनी कितने का ब्याज पे कर रही है। अब ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट आप वहाँ पर देख रहे हैं इट विल वेराई, ओके, इट विल वेराई ऑन द P&L दैट यू सी। बट जब आप इस कंपनी के लोन के टर्म्स को पढ़ेंगे, जब आप ये पढ़ रहे हैं कि कंपनी ने जो भी लोन लिया है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहे हैं। चलिए मैं दिखाई देता हूं आपको कि वहां नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सो इफ़ यू लुक एट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हियर, यहाँ कंपनी ने NCD यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ले रखे हैं एंड दिस इज एट द रेट ऑफ 5.7%। ओके, 5.78% पे कंपनी ने NCDs लिए हुए हैं। अब इसमें सिर्फ देखिए NCDs नहीं है, कंपनी के पास जो आप बोरिंग की कॉस्ट देख रहे हैं उसमें लीज लाइबिलिटीज़ भी होंगी। तो आप अगर यहाँ आएंगे, देखिए फाइनेंस कॉस्ट में अगर आप आते हैं, हियर यू विल फाइंड कि कंपनी का एक तो मेजर आइटम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेजर आइटम क्या है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लीज लाइबिलिटीज़, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो इंटरेस्ट ये पे कर रही हैं वो लीज लाइबिलिटीज़ के लिए ही पे कर रही है। ओके, तो अगर हम इसका एक कॉस्ट निकालें, अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर हम फिर रेट क्या एज्यूम करें, राइट, दैट वुड बी आवर मेन कंसर्न कि भाई रेट कितना लेकर के चले। अब यहाँ पर मेरे पास जो रेट्स आ रहे हैं वो 7% आ रहा है, 9% आ रहा है, 21%। तो आप सबसे पहले मैं इसको रूल आउट कर देता हूँ कि ये 87%, ये 21%, क्या इसको मैं मान सकता हूँ अपना कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट? द आंसर इज नो, बिकॉज आप इतना समझ के चलिए कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा होता है? मतलब इक्विटी सस्ता होता है कि डेट सस्ता होता है? ये इंटरव्यू का सवाल है, ये पूछा जाता है। देखिए डेट इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस गोइंग टू बी चीपर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, मोस्टली यही होता है। तो इक्विटी के कॉस्ट जब हम अभी निकालेंगे तो वही आप देखना कोई 11% 12% ऐसे उसके आसपास ही कुछ आ रहा होगा। तो उस अब मैं यहाँ डेट 21% ले लूँ, ये जस्टिफाइड नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो और फिर इसके बाद आता है कि भाई 7% लूँ कि 9% लूँ। तो इसमें देखिए सवाल फिर ये आता है कि अभी जो मैंने आपको दिखाया एनसीडीज का इंटरेस्ट रेट था वो कितना था, 5.78% के आसपास। तो फिर अगर मैं यहाँ पे 9% मान के अगर अपनी कैलकुलेशंस करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो लेट अस हैव अ रीजनेबल नंबर दैट 7% इज माई प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। ओके, फिर टैक्स रेट आप चाहें तो इसको अपने एजम्पशंस में जाकर के लिख सकते हैं और आपको बाद में अगर लगे कि भाई मैं इसको चेंज करूं तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, फिर आते हैं टैक्स रेट पे। टैक्स रेट तो अपने पास है ही ऑलरेडी 25%। तो मेरा आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा, 10 × 1 माइनस दिस, दैट गिव्स मी 5.3%। तो ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ डेट। उसके बाद आते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की तरफ। तो इसके लिए हमको कुछ एजम्पशंस चाहिए होंगी, इसको भी ले लेते हैं। आइए इन एजम्पशंस को भी हम लिंक कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा बस एजम्पशन वाला पार्ट हम खोल लेते हैं और जो हमारी वैक कैलकुलेशन है बस इसको खोल लेते हैं, राइट। तो ये वर्टिकल फॉर्मेट का यही एक फ़ायदा होता है कि आपके लिए मैन्यूवर करना थोड़ा इजी हो जाता है, राइट। वहीं अगर हम हॉरिजॉन्टल मॉडल पे चलते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह आपको भागना पड़ता है। हाउएवर आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा वर्टिकल ही यूज़ करें, बिकॉज मैं भी बहुत सारे केसेस में हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ही यूज़ करता हूँ। जैसे प्रेफरेबली अगर मैं प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल की बात करूँ तो वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि हम हॉरिजॉन्टल मॉडल को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो आता हूँ टर्मिनल ग्रोथ। चलिए ठीक है, एक एक करके हमको कई अजम्पशंस लेनी है, तो एक एक करके हम अजम्पशंस को यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने की तरफ जा रहा हूँ। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि हम CAPM मॉडल यूज़ करते हैं। CAPM मॉडल मुझे एक फॉर्मूला देता है RF + बीटा × RM - RF, राइट। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ एजम्पशंस चाहिए होंगे। सबसे पहले है रिस्क फ्री रेट का एजम्पशन। अब ये रिस्क फ्री रेट क्या है, मुझे कहाँ मिलेगा? तो रिस्क फ्री रेट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप अगर किसी रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने की रिटर्न मिल सकती है, आपको कितने की रिटर्न मिल सकती है किसी रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्ट करके। रिस्क फ्री एसेट एज इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, तो अगर आप किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो आई विल गो टू दिस वेबसाइट investing.com।
यहां पर आने के बाद आप लिख दीजिए 10 ईयर इंडिया बॉन्ड एंड इसको क्लिक कीजिए। इट विल टेल यू कि इंडियन गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड कितनी आ रही है, करीब 6.5%। ओके, करीब 6.5% की इसकी यील्ड आ रही है। तो ये हो गया मेरे लिए रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो एज एन इन्वेस्टर मैं मिनिमम एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि मुझे अपने इन्वेस्टमेंट से निकालनी है। ठीक है, अब यहां पे कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटीज को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि कंट्री रिस्क प्रीमियम वगैरह, पर मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहूंगा। द पॉइंट बीइंग, जो यूजुअली ये कंट्री रिस्क प्रीमियम वगैरह का हम एडिशन का बात करते हैं, दैट इज यूजुअली व्हेन यू आर एनालाइजिंग दिस कंपनी सिटिंग आउटसाइड इंडिया, राइट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे भाई हम किसी यूएस कोई या तो कोर्स सिखा रहे हैं या कोई भी एनालिस्ट हैं, वो इंडिया के ऊपर एक ओपिनियन दे रहे हैं, तो वो फिर ये सब बातों को हाईलाइट करते हैं, भाई इंडिया का कंट्री रिस्क प्रीमियम है तो मैं इतना ऐड करूंगा। लेकिन हम यूएस में नहीं बैठे हैं, हम इंडिया में ही बैठे हैं, राइट? और हम इंडिया की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मैं यूएस के एंगल से क्यों सोचूं, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। तो आप बस यही काम करोगे, आप क्या करोगे, इसी रेट को और फर्दर तोड़ दोगे कि भैया रिस्क फ्री रेट तो 2.5-3% होना चाहिए और इंडिया का कंट्री रिस्क प्रीमियम इतना है, तो उसको आप ऐड कर दोगे, तो कल मिलाकर आप इसी रेट पे वापस से पहुंचोगे। ओके, बट दिस पर्टिकुलर रेट जब आप इंडियन सिक्योरिटी को ही कंसिडर करके हुए चल रहे हैं, तो इसमें वो कंट्री रिस्क प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हमको यहां पे उसको प्लस माइनस करने के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये टर्म के बारे में पहले से पता था तो आपके दिमाग में ये डाउट आया होगा और अब ये डाउट रिजॉल्व हो गया होगा। अगर आप इस टर्म के बारे में जानते ही नहीं थे और ना आपने इसके बारे में कभी सुना है, तो फॉर द टाइम बिंग मान लीजिए कि ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, सो रेदर देन मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लेक्स, किसी चीज को कॉम्प्लेक्स बना देने से अच्छा है कि भाई एक बार के लिए सिंपल तरीके से मैं इसको समझ लूं। इसी चीज को मैं 2 पॉइंट में तोड़ के 2.5% 3% करके फिर रिस्क प्रीमियम ऐड करके फिर ये 6.5% निकाल लूंगा, फिर उसको यूज करूंगा, तो आई थिंक उसकी अभी जरूरत नहीं है। ओके, सो आई विल राइट हियर 6.5% एंड दैट गिव्स मी अ रिस्क फ्री रेट। अब यहां पे मैं इसका लॉजिक यहां बगल में लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे ये सब नंबर्स कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 10 ईयर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। ओके, डन, ये आ गया मेरा रिस्क फ्री रेट। उसके बाद आते हैं ईआरपी यानी इक्विटी रिस्क प्रीमियम की तरफ। इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या है, ये भी मैंने तोड़ तोड़ के आपको समझाया था। अभी इतना समझिए कि मुझे मार्केट ये रिस्क फ्री रिटर्न से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा दे सकता है। ओके, तो लॉन्ग टर्म में निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया, आपको इंडेक्स को ही पकड़ोगे, इंडेक्स को ही पकड़ोगे, तो निफ्टी ने लॉन्ग टर्म में कितना दिया है, 12, 12.5, 13% के आसपास होगा, राइट? तो मैं 12% मान के चलता हूँ, राइट? अभी वैसे ही 1-1.5 साल जो अभी गए हैं पहले के, राइट, तो वो उतने ज़्यादा रिटर्न्स देने वाले नहीं रहे। कोविड के बाद से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिला था, पर अब वो चीज़ वापस से कम होते जा रही है, राइट? तो 13% के और ऊपर वहाँ पे नहीं जाते, हम थोड़ा कंजर्वेटिव ही चलते हैं यहाँ पे कि हमको मार्केट मान लो 12% रिटर्न दे देगा। ठीक है, तो 12% रिटर्न मेरे को मार्केट दे देता है, 6.5% मैं रिस्क फ्री से कमा लूंगा, तो मेरा प्रीमियम कितना देगा मेरे को मार्केट, 5.5%। ठीक है, कितना देगा, 5.5%। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दीजिए एक्सपेक्टेड रिटर्न ओवर रिस्क फ्री रेट फॉर इक्विटी इन्वेस्टर्स। ओके, डन। फिर और क्या चीजें चाहिए हमको, टैक्स रेट या एक इफेक्टिव टैक्स रेट मान लीजिए, राइट? अपन ने देखा था ना पीएनएल में, राइट? डन। अब आते हैं टर्मिनल ग्रोथ रेट की तरफ। या चलिए टर्मिनल ग्रोथ रेट को 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं, पहले अपना कैलकुलेशन खत्म करते हैं। ओके, यहां पे हमको उसकी जरूरत नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे आते हैं। रिस्क फ्री रेट हमारे सामने है ऑलरेडी,
रिस्क फ्री रेट कितना है, 6.5% का है। उसके बाद इक्विटी रिस्क प्रीमियम कितना है, वो अपन ने 5.5% ले लिया, टोटल मिला के अपने को 12% मिलना चाहिए। फिर हम ये देख रहे हैं कि हमको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से कितना रिटर्न कमाना पड़ेगा, मतलब ये स्टॉक कितना रिस्की है, तो उसका बीटा आप यहाँ पे लेकर के आओगे। तो अब कितना बीटा यहाँ पे होना चाहिए, हमारे स्टॉक का बीटा कितना होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे करेंगे कि इस इंडस्ट्री में, रिटेल मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इतने का तो रिस्क लेना पड़ रहा है, राइट, इतने का आपको रिस्क लेना पड़ रहा है। अब इसमें मैं ट्रेंट का जो डेट कैपिटल का जो कंपोनेंट है, राइट, जो स्ट्रक्चर है अभी इक्विटी और डेट का जो प्रोपोर्शन है, उस प्रोपोर्शन को इसमें ऐड कर दूंगा और उसके बाद ये देखूंगा कि फाइनली रिस्क कितना निकल के आ रहा है। नहीं आया समझ में, दोबारा रिपीट करता हूं। मैंने यहां पे लीवर्ड और अनलीवर्ड में क्या किया था, लीवर्ड बीटा था कि कंपनी की जो फाइनेंशियल लेवरेज का रिस्क है उसको इंक्लूड करके जो रिस्क आ रहा है। फिर हमने क्या किया, उसमें से उसको हटा दिया था बिकॉज मुझे बिना फाइनेंशियल लेवरेज को कंसिडर किए अनलीवर्ड देखना था कि इस इंडस्ट्री में क्या रिस्क रहता है, इस बिजनेस में क्या रिस्क रहता है। ठीक है, तो मेरे पास ये बिजनेस का रिस्क है कि भाई 0.74 इस धंधे का रिस्क है। अब मैं अगर स्पेसिफिकली ट्रेंड की बात कर रहा हूं तो ट्रेंड का एक अपना रिस्क भी तो है जो उसका फाइनेंशियल लेवरेज है, तो उसको अब मैं इसमें ऐड कर देता हूं, राइट। तो वही चीज करेंगे, ये मेरा इंडस्ट्री का डेट एबिटा है। हटाने के लिए हमने क्या किया था, डेट इक्विटी रेशियो से डिवाइड किया था, अब वापस लाने के लिए मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इनटू 1 प्लस द डेट इक्विटी रेशियो। हमारी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो कितना है, 1.3% है। अब यहां पर अगेन आपको टैक्स रेट को माइनस करना पड़ेगा, डन, एंड दैट गिव्स अस 0.75। आप देख सकते हैं कि इनमें डेट ज़्यादा है नहीं, राइट, तो मोर और लेस आप वही वो इंडस्ट्री के रेशियो के आसपास ही रहेंगे, ओके। तो वो एडजस्ट करने के बाद इट कम्स टू 0.75, ये आ गया मेरी कंपनी का बीटा। एंड नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, RF प्लस बीटा इंटू इक्विटी रिस्क प्रीमियम, and that gives us around 10.6%, okay, done। अब आ जाते हैं हमारे फाइनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ, यानी कि जो हमारा फाइनल वैक है। सो फाइनल वैक विल बी हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पे आप ध्यान रखिएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कंपनी के करेंट कैपिटल स्ट्रक्चर से नहीं, कंपनी के टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर से, ओके, प्लस कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ डेट है मल्टीप्लाइड बाय कंपनी का प्रोपोर्शन ऑफ डेट। तो फाइनली वी गेट अ नंबर अराउंड, तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी के आसपास ही आएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के आसपास ही आएगा बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है, मतलब उसका जो प्रोपोर्शन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सो दैट इज हाउ वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आते हैं नीचे टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेशन की तरफ। अब टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेशन के लिए हमको क्या नंबर्स चाहिए होंगे, देखिए टर्मिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई 5 साल का तो डेटा हमने निकाल लिया, 5 साल के लिए कैश फ्लोज अपन ने निकाल लिए, पर उसके बाद के कैश फ्लोज का क्या, अगर कंपनी की टोटल वैल्यू निकालनी है तो कंपनी की टोटल कैश फ्लोज को हमको यहां पे कंसिडर करना पड़ेगा, कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना कमाने वाली है, ओके। तो ये वो कैश फ्लोज हो गए जो कंपनी अपने इनिशियल 5 साल के बाद कमा रही होगी, ओके। अब वो 5 साल के बाद भी हो सकता है, 10 साल के बाद भी हो सकता है, ओके, वॉट एवर पीरियड यू वांट टू टेक। सो टर्मिनल ईयर मेरा हो गया FY30, तो मैंने FCFF निकाल रखा है, मैं यहाँ पे इनको एक्सपांड कर देता हूँ। हमारे पास लास्ट ईयर कैश फ्लो कितना आ रहा है, लास्ट ईयर मेरे पास कैश फ्लो आ रहा है 3721 का। अब आगे चलकर मैं फ्यूचर में किस रेट से ग्रो करने वाला हूं, राइट, सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट एजम्पशन जिससे आपका पूरे फाइनेंशियल मॉडल का रंग रूप सब कुछ चेंज हो सकता है, ओके। सो दैट इज टर्मिनल ग्रोथ रेट। तो अभी टर्मिनल ग्रोथ रेट की एजम्पशन कैसे ली जाती है, इसका मैं आपको एक ओवर व्यू दे देता हूं। जब भी आप किसी डेवलप्ड नेशन की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो वहां पर एक थंब रूल के हिसाब से 2 से 4% के बीच में एक रेट लिया जा सकता है, और डेवलपिंग नेशंस जैसे कि इंडिया
इनके लिए 4 to 6% इज अ गुड अनफ रेंज। तो मैंने आपको एक थंब रूल दे दिया ताकि आप गलत दिशा में ना चले जाएं। ठीक है, अगर आप इस रेंज के अंदर ले रहे हैं तो आपको कुछ बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है किसी भी सामने वाले को कि मैंने ये रेट क्यों लिया है। ठीक, बिकॉज ये डेवलपिंग, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक यहां रेशनली में आपको लिखवा देता हूं कि ऑन एन एवरेज लॉन्ग रन में इकोनॉमी किस रेट से ग्रो करने वाली है। तो इंडिया कभी 8% पे ग्रो कर जाता है, कभी 7 पे कर जाता है, कभी 6 पे कर जाता है। तो हम ये मान रहे हैं कि भाई 8-7 चलो कभी किसी साल में हो भी गए होंगे, लेकिन आने वाले जो डिस्टेंट फ्यूचर है वहां पे आप कितने की ग्रोथ देख पा रहे हैं, राइट। तो आपको बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस की आपको लॉन्ग टर्म की फोरकास्ट मिल जाएगी कि भैया वर्ल्ड बैंक क्या देख रहा है इंडिया के बारे में, आईएमएफ क्या सोच रहा है इंडिया के बारे में, या जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनकी क्या रिसर्च है, उनका क्या सोचना है इंडिया के बारे में। तो उन लोगों की जब आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे, इसी तरीके से आपको इंडिया की भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी, गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्टेड रेट मिल जाएगा, आरबीआई की तरफ से एक मिल जाएगा। उनको पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई ऑन लॉन्ग रन में हम मोर और लेस 6% के आसपास एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और कंजर्वेटिव जाना है तो आप 5.5 कर दो, किसी को थोड़ा सा और एग्रेसिव जाना है तो वो 6.5 भी ले सकता है, लेकिन प्रेफरेंस ये रहेगी हमारी कि भाई 4 to 6% में हम रहें। ठीक है, बिकॉज ये आप वैसे भी सोच सकते हैं कि भाई इतना तो हमारा इन्फ्लेशन भी है, राइट, तो इस रेट पे तो हम ग्रो कर ही जाएंगे। एंड ये इसके पीछे का देखिए लॉजिक ये समझिए, हम जो इनिशियल ईयर्स हैं हमारी कंपनी के, जो इनिशियल ईयर्स हैं वहां पे तो हमने एक ग्रोथ रेट एजम्पशन ले रखी है कि भाई हम 20% ग्रो कर जाएंगे, हम 12% पे ग्रो कर जाएंगे। पर ये रेट लॉन्ग रन में सस्टेनेबल इसलिए नहीं होता है बिकॉज लॉन्ग रन में इकोनॉमी ड्वार्फ्स द कंपनी, मतलब कंपनी जो है इकोनॉमी से ऊपर जाकर के ग्रो नहीं कर पाएगी। लॉन्ग रन में आते आते कंपनी की ग्रोथ रेट इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से मिल जाएगी। ओके, ये हमारा लॉन्ग टर्म विजन रहता है। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे हम काम करते हैं कि भाई अगर लॉन्ग रन में अगर इकोनॉमी यानी इंडिया की जीडीपी अगर 6% से ग्रो करेगी तो ये कंपनी भी जो इनफाइनाइट ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, जो टर्मिनल पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उसमें 6% के आसपास ही ग्रो करेगी। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कंजर्वेटिव लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंसिडरिंग इंडियाज जीडीपी। एंड यहां पे आप एक और एडिशन कर सकते हैं कि भाई इकोनॉमी को तो हम देख ही रहे हैं, साथ साथ में अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखती है अभी, जैसे मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ होनी है, राइट, उसमें भी बहुत ज्यादा ग्रोथ बची हुई है, तो उसके लिए शायद आप इस रेट को थोड़ा सा और एडजस्ट भी कर सकते हैं। पर रिटेल मार्केट, रिटेल इंडस्ट्री ओवरऑल इकोनॉमी से बिल्कुल हट के मुझे ग्रोथ दे रही होगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन में रिटेल मार्केट से तो नहीं रखूंगा, राइट, कि जैसा इकोनॉमी परफॉर्म करेगी वैसा ही रिटेल परफॉर्म करेगी, यही मानकर हम यहां पर चल रहे हैं। ओके, तो आप सिर्फ इकोनॉमी को नहीं देख रहे हैं, आप इंडस्ट्री को भी देख रहे हैं, उसका क्या पोटेंशियल है, उसके बेसिस पे हम यहां पर एक ग्रोथ रेट मानकर चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी इंडस्ट्री ऐसी है जो ओवरऑल इंडिया कहीं भी जाए हम तो उससे बिल्कुल अलग दिशा में ही चलेंगे, ऐसा अगर आपके पास कन्विक्शन है तो आप एक अलग ग्रोथ रेट भी ले सकते हैं। पर एज आई सेड, अगर आप वो 4 to 6% के बियॉन्ड जाते हैं तो आपको भैया बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग वहां पे रीजनिंग देनी पड़ेगी कि आप उससे क्यों डेविएट कर रहे हैं, राइट। तो कोई 7% भी ले सकता है, पर 7% क्यों ले रहा है फिर उसको समझाओ, आपका जो विचार है, राइट, उसको आपको समझाना पड़ेगा सामने वाले को, तभी वो जस्टिफाई हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो हम थंब रूल के अंदर ही रहेंगे, हम 6% तक ही रहते हैं, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा रहे। 6% ले लिया अपन ने। अब ये मेरा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे रेप्लिकेट कीजिए, फ्री कैश फ्लो इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। ओके, इसके डिटेल में चर्चा अपन ने जिस दिन हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन डिस्कस किया था उस दिन हमने इसको समझ लिया था। ओके, now once we have this number अब आते हैं नीचे और इन सभी को डिस्काउंट करते हैं। ओके, तो हमारे पास जितने भी कैश फ्लोज हैं सभी को एक जगह पर लिख लेंगे। ये रहे हमारे कैश फ्लोज।
और लास्ट में आपकी जो टर्मिनल वैल्यू है इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इन सब को हमको क्या करना है, डिस्काउंट करना है और आज की वैल्यू में लेकर के आना है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इट वुड बी, ये एक एक करके कर लेते हैं अपन, ओके, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो हमारा डिस्काउंट रेट है, पहले कैश फ्लो को कितने साल के लिए डिस्काउंट करेंगे, पहले कैश फ्लो को 1 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। नेक्स्ट ईयर, अच्छा इसको लॉक कर दीजिए, आपका जो डिस्काउंट रेट है इसको F4 दबाकर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 2 साल के लिए, उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 3 साल के लिए, उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 4 साल के लिए, एंड उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 5 साल के लिए। ठीक है, टर्मिनल वैल्यू 5 साल वाला रेट को ही यूज़ करेगा। डन। तो आ जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, दिस इनटू डिस्काउंट फैक्टर कर दीजिए एंड व्हाट यू गेट इज द प्रेजेंट वैल्यू। ओके, यहां तक ओके है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज DCF वैल्यूएशन पे आते हैं। तो इन सभी कैश फ्लोज को अगर आप सम कर दोगे तो पहले 5 साल के कैश फ्लोज का समेशन करने से आपको मिल जाता है भाई सम ऑफ PV ऑफ FCFF फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। फर्स्ट 5 ईयर्स को हम अलग से दिखा रहे हैं बिकॉज दैट इज आवर एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड। इसके बाद जो है दैट इज आवर टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, तो टर्मिनल वैल्यू कितनी है, 53 समथिंग। एंड देन एंटरप्राइज वैल्यू क्या होगी, एंटरप्राइज वैल्यू विल बी भाई पहले 5 साल के कैश फ्लोज प्लस टर्मिनल पीरियड के, मतलब पहले 5 साल प्लस उसके बाद जो जितना भी इनफाइनाइट पीरियड बच गया वो सब, ये सब टोटल सभी कैश फ्लोज को जब हम मिला देंगे तब आपको जो मिलता है दैट इज कॉल्ड द एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द कंपनी। ओके, एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, एंटरप्राइज वैल्यू इज द total value of the company which includes the value that belongs to the equity shareholders and even to the debt investors as well. Okay, तो ये आ गई कंपनी की वैल्यू, टोटल वैल्यू। जब हम बोलते हैं ना कि इस कंपनी ने इस कंपनी को 3000 करोड़ में खरीद लिया, वो 3000 करोड़ क्या होते हैं, वो 3000 करोड़ उस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू होती है। ओके, वो पैसा नहीं है जो आपने सिर्फ इक्विटी वालों को दे दिया, ये वो पैसा होता है जो उस पूरी कंपनी की टोटल वैल्यू है। अब इस कंपनी की टोटल वैल्यू में से हमको इक्विटी वालों को कितना देना है, हम उस तक अभी पहुंचेंगे। ठीक है, कि इक्विटी वालों का हिस्सा कितना उसमें। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एंटरप्राइज वैल्यू अभी कितना है, 63 समथिंग। अब इसमें मेरे पास कुछ नेट डेट है कंपनी में। डेट कितना है कंपनी में, हमने यहां पे लिख रखा है। आप यहां से ले लो या आपके पास यहां पे भी होगा डेट, है ना। हमने यहां पे अभी कहां यूज किया था, ये रहा। ठीक है, तो डेट आ गया अपने पास। फिर कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स, क्या हमारे पास कुछ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है इस कंपनी में। इक्विटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी एंटरप्राइज वैल्यू माइनस डेट प्लस कैश एंड दैट गिव्स यू द इक्विटी वैल्यू। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ये हो क्या रहा है। मैंने अभी आपको कैलकुलेशन दिखाया, अब मैं इसका लॉजिक बता देता हूं आपको ये हो क्या रहा है। देखिए, एंटरप्राइज वैल्यू थी कंपनी की टोटल वैल्यू विच इंक्लूड्स द वैल्यू फॉर इक्विटी वाले भी ऑल्सो प्लस डेट वाले भी। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मैं तो इस कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसे लगा रहा हूं ना, तो मुझे ये जानना है कि सिर्फ इक्विटी वालों का हिस्सा कितना है वो बताइए, राइट। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इक्विटी वाला हिस्सा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, डेट वाला हिस्सा माइनस कर देता हूं। इसमें से डेट वालों का कितना हिस्सा है उसको माइनस कर दो। तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। ठीक है, इसका लॉजिक आया समझ में। टोटल में से डेट वालों को माइनस कर दिया ताकि इक्विटी वाले तक पहुंच सकूं। फिर ये क्वेश्चन अलग से इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ये कैश का ट्रीटमेंट क्या हो रहा है भाई, ये कैश को क्यों अलग से इक्विटी वैल्यू में ऐड किया जा रहा है। या इसका सवाल ऐसे उल्टा पूछा जाता है कि एंटरप्राइज वैल्यू में कैश क्यों नहीं आता है। ये इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। इसका जवाब ये होगा कि हमने यहां पे जो कंपनी की वैल्यू निकाली है ना, एंटरप्राइज वैल्यू, दिस ओनली इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग एसेट्स
ऑफ द कंपनी। ठीक है, मतलब कंपनी अपना कोर धंधे का कितना वैल्यू होल्ड करती है, बस हमने वो यहां पे इंक्लूड किया हुआ है। उसके अलावा जो भी नॉन ऑपरेटिंग चीजें हैं वो इसमें नहीं आती हैं। एंड कैश को हम नॉन ऑपरेटिंग एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, आपका ये आर्गुमेंट हो सकता है, सर व्हाई इज कैश ट्रीटेड एज नॉन ऑपरेटिंग एसेट, ये तो हमको ऑपरेशंस के लिए चाहिए होता है। माय पॉइंट इज ये 900 करोड़ में से कितना ऑपरेटिंग है कितना नॉन ऑपरेटिंग है बता दीजिए। अगर आप बता सकते हैं तो मैं उतना ही माइनस कर दूंगा, नहीं बता सकते हैं तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मुझे ये पूरे को ही नॉन ऑपरेटिंग एसेट मानना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एज अ रूल ऑफ थंब हमने ये नियम बना दिया है कि कैश को पूरा का पूरा नॉन ऑपरेटिंग एसेट ही माना जाएगा, एंड उसको हम पूरा का पूरा इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, एंटरप्राइज वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन जो कंपनी के पास है अल्टीमेटली वो मालिक का है, राइट? तो ये कैश हमने वहां इंक्लूड नहीं करा। लेकिन इक्विटी वाले क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स तो कंपनी के टोटल मालिक है, चाहे वो ऑपरेटिंग एसेट हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट हो, किसका है, मेरा है, राइट? इक्विटी शेयर होल्डर का है। तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा इक्विटी वालों के पास ही। तो उस वैल्यू में अब हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। ओके, आ रहा है समझ में? तो हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, आई बिलीव आपको ये माइनस और ये प्लस का लॉजिक समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इस कंपनी में कितने शेयर्स हैं, इस कंपनी में कितने शेयर्स हैं वो अपने को निकालने पड़ेंगे। तो हमको यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 35.55 करोड़। तो फेयर वैल्यू निकल जाएगी टोटल इक्विटी वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, एंड दैट विल गिव यू द फेयर वैल्यू पर शेयर। ओके, इसकी जो करेंट मार्केट प्राइस करीब 4770 आ रही थी, राइट? तो अपसाइड या डाउनसाइड कितना है, दिस डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस -1। तो अभी तो हमको डाउनसाइड देखने को मिल रहा है 63% का, 63% का। ठीक है, अभी किसी भी कंक्लूजन पे मत आइए, मैं इसका पूरा एनालिसिस आपको लिखवाने वाला हूं। ठीक है, सो डोंट कम टू द कंक्लूजन, इसका पूरा एनालिसिस अभी हम करेंगे। पर इसका मतलब क्या हो रहा है अभी, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे हिसाब से इस शेयर का भाव करीब 1800 के आसपास होना चाहिए, करीब 1800 के आसपास होना चाहिए। चल रहा कितना है, 4700 पे चल रहा है। तो हमारे हिसाब से पोटेंशियल कितना है, ये शेयर तो और नीचे आना चाहिए। दिस इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज इंटरनल कैश फ्लोज। कंपनी जितना पैसा जनरेट कर रही है ना, उसके हिसाब से तो हमको ये लग रहा है। ओके, चलिए अब, लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती है। बात यहां पे खत्म नहीं होती है कि आपने खाली फेयर वैल्यू को कैलकुलेट किया और बस बोल दिया कि इन्वेस्ट नहीं करना मतलब नहीं करना। क्या हमने जो अजम्पशंस लिए हैं, क्या वो 100% शत प्रतिशत सही निकल के आएंगे, इसकी कोई गारंटी है? जी नहीं। हो सकता है मैंने मार्जिन्स जो सोचे हैं वो उससे और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएं, राइट? मैंने जो टर्मिनल ग्रोथ रेट सोचा है कि ये 6% पे ग्रो करेगा, हो सकता है वो और बढ़ जाए, राइट? तो मतलब देयर आर वेरियस इफ्स एंड बट्स, राइट? तो इसी चीज़ को अपने डिसीजन मेकिंग में लाने के लिए कि भाई मेरा डिसीजन एक नंबर के बेसिस पे गलत ना चला जाए, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे। मतलब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरा जो एजम्पशंस है उसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं तो मेरे फाइनल आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा। ओके, सो हियर वी विल टेस्ट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले टर्मिनल ग्रोथ की बात करता हूं। अभी अपन ने टर्मिनल ग्रोथ रेट कितना ले रखा है, 6% ले रखा है, राइट? हम यहां पे कुछ और सिचुएशंस ले लेते हैं कि अगर ये 6% ना हो और ये इससे कुछ कम हो, तो मैं 4, 5, 6 ऐसे करके ले लेता हूं। कुछ कम ले लेता हूं और कुछ ज्यादा भी ले लेता हूं कि अगर इससे कम हो तो क्या और इससे ज्यादा हो तो क्या। तो मैंने 4 से लेकर के 8% तक का एक पूरा रेंज ले लिया। इसी तरीके से हम वैक के साथ करते हैं। वैक अभी कितना है, अभी वैक कितना है, 10.5%, 10.5%। ठीक है, इसको लाया मैं यहां पे, कॉपी पेस्ट एज वैल्यू कर दिया। ठीक है, अब यहां पे आप इंक्रीमेंट और डिक्रीज दोनों ले लीजिए। तो मान लेता हूं 0.5% से बढ़ रहा है और यही चीज नीचे भी जा रही है 0.5% से। डन। तो अब अपने पास क्या आ गया,
मल्टीपल सिचुएशंस आ गई। ओके, हमेशा ये इंश्योर कीजिएगा कि आपका जो वैक है वो ग्रोथ रेट से नीचे ना चला जाए, बिकॉज हमने जो फॉर्मूला सीखा था कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट, वो फॉर्मूला तब तक ही होल्ड करता है जब तक आपका डिस्काउंट रेट आपके ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। तो अगर आपका ग्रोथ रेट 8% है और आपका डिस्काउंट रेट अगर आप 7% ले लोगे तो भैया जो डिनोमिनेटर वो तो निगेटिव हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यूज है यहाँ पे निगेटिव आने लग जाएंगी। ओके, सो ऑलवेज एंश्योर दिस। ऑलराइट, सो नाउ आई हैव ऑल द सिचुएशंस। अब यहाँ पे क्या कीजिए, हमको ये टेस्ट किस पे करना है, ये सब अगर चेंज होता है तो हमको फाइनल आउटपुट क्या देखना है, हमको फाइनल आउटपुट देखना है कि मेरे फेयर वैल्यू पर शेयर पे क्या असर आने वाला है, मेरे फेयर वैल्यू पर शेयर पे क्या असर आने वाला है। ओके, यहाँ पे मैंने इसको हाइड कर देना है, ठीक है, ये हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। इसको मैं क्या करूँगा, Ctrl+1, कस्टम में आओ, यहाँ पे आकर के 3 सेमीकोलन दो और हाइड कर दो, ठीक है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। और फिर इसको अब आप शिफ्ट कंट्रोल डाउन करो, शिफ्ट कंट्रोल राइट करो, और फिर शॉर्टकट क्या है इसके लिए, सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए हम जो टूल यूज करेंगे दैट इज डेटा टेबल, ठीक है। तो Alt+A+WT मेरा शॉर्टकट है, Alt A से डेटा, W से व्हाट इफ एनालिसिस एंड T से डेटा टेबल, ठीक है। डेटा टेबल में आएंगे, यहां पे आने के बाद आपको पूछ रहा है रो और कॉलम। तो रो में मेरे पास क्या चीजें हैं, रो में मेरे पास क्या चीजें हैं, मेरे पास यहाँ पे डिस्काउंट रेट है, राइट। तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट रेट लिख देता हूँ, कहाँ गया मेरा डिस्काउंट रेट, ये रहा मेरा डिस्काउंट रेट। और फिर क्या है कॉलम, कॉलम में मैंने क्या चीजें लिखी हुई है, कॉलम में मैंने टर्मिनल ग्रोथ रेट लिखा हुआ है, राइट। तो मेरा ग्रोथ रेट कहाँ है, टर्मिनल ग्रोथ रेट मेरा ये रहा, ठीक है, डन। अब हम कर देते हैं ओके। तो ओके करते वक्त मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे ओके करेंगे। सो नाउ व्हाट डू दीज वैल्यूज टेल अस। आप ऑब्वियस है, अगर आपका डिस्काउंट रेट कम होता है तो आपके कैश फ्लोज की वैल्यू बढ़ेगी, आपके कंपनी की वैल्यू ज़्यादा निकल कर आएगी, राइट। तो जैसे जैसे डिस्काउंट रेट कम हो रहा है आपकी शेयर प्राइस बढ़ रही है, और जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, मतलब आपका टर्मिनल ग्रोथ रेट की अगर रेट बढ़ रही है तो भी आपके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, राइट। तो इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू आपको यहां मिलेगी और जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको यहां मिलेगी। ओके, तो हियर वी कैन कंसिडर दिस कि भाई ये मेरा एक सबसे रियलिस्टिक जोन है जिसमें मेरी जो शेयर प्राइस है वो फॉल कर सकती है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि जैसा हम सोच रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होगा। तो जब हम एक एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, वी हैव आवर फेयर शेयर ऑफ अजम्पशंस, एंड यहां से क्या अलग हो सकता है वो भी हम खुद ही डिफाइन करके चल सकते हैं। ओके, तो यहां पे मैं उसकी भी बातें कर सकता हूं। सो विल टॉक अबाउट कि इस मॉडल में अभी क्या रिस्क, क्या कंसिडरेशंस और हो सकते हैं। एक तो ये कि जो हमने अजम्पशंस ली है वो या तो इससे ऊपर जाएगा या तो उससे नीचे जाएगा, राइट। ये दोनों में से एक ही चीज होगी। सो लेट अस टॉक अबाउट बोथ द केसेस। तो उसको आप रीजनिंग के साथ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज अपसाइड रिस्क की बात करते हैं कि जैसा हमने सोच रखा है उससे अगर कुछ बेहतर होता है तो उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण फास्टर स्टोर एक्सपांशन। हमने जिस तेजी से ग्रोथ पकड़ी है, अगर उससे ज्यादा बेटर एग्जीक्यूशन कंपनी दिखाती है, राइट, कंपनी में एक्सीड द प्लान्ड स्टोर एडिशंस स्पेशली फॉर द ज़ूडियो फॉर्मेट, तो उस केस में कंपनी के जो रेवेन्यू है, जो कंपनी के फिगर्स है, जो परफॉर्मेंस है, वो और भी बेटर निकल के आ सकती है एज कंपेयर टू जो हमने ऑलरेडी अज्यूम किया हुआ है, राइट। देन मार्केट शेयर गेन्स, कंपनी का मार्केट शेयर अगर बढ़ता है तो कंपनी की मार्जिन अगर एक्सपांड होती हैं, राइट, हम एबिटा मार्जिन 16% लेकर के चल रहे हैं, 16.5 लेकर के चल रहे हैं, अगर वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है तो उससे कंपनी की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यस। फिर डिजिटल ग्रोथ, अभी कंपनी जो है अपने ओमनी चैनल इंटीग्रेशन पे काम कर रही है, मतलब थोड़ा डिजिटल और थोड़ा सा फिजिकल, राइट, दोनों पे ही वो काम कर रही है। तो अगर ये चीज अच्छी तरीके से प्ले आउट होती है जैसा कंपनी प्लान कर रही है, अगर वो सही तरीके से इट फॉल्स इन प्लेस, तो हो सकता है कंपनी को एक बहुत ही अच्छा यहां से पुश मिल जाएगा। ओके, बिकॉज कंपनी क्या कर रही है कि अपना पूरा इकोसिस्टम बना रही है, राइट। आपने देखा होगा टाटा न्यू की एक ऐप आती है, राइट, तो वहां पे इन्होंने अपना एक पूरा इकोसिस्टम बना रखा है कि आपको चाहे इनका जो लोन्स लेने हैं, या आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, या आपको मान लीजिए टिकट्स बुक करनी है, आपको शॉपिंग करनी है, बिग बास्केट है, टाटा क्लिक है, ये सारी चीज़ इन्होंने एक जगह पे दे रखी है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, लोगों को वहाँ पर
एक जगह पर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे इन्होंने रिवार्ड सिस्टम भी बनाया हुआ है, आपको कोई परचेज करने पे टाटा न्यू कॉइन्स मिलते हैं, उन कॉइन्स को यूज़ करके आप टाटा के कोई किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज वेयर दे आर क्रिएटिंग अ ओमनी चैनल इंटीग्रेशन। एंड अगर ये चीज़ सक्सेसफुली प्ले आउट होती है, राइट, हालांकि ये काफ़ी अच्छे डायरेक्शन में जा रही है एंड टाटा इज गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट, पर आगे चलकर ये और कैसा प्ले आउट करेगा वी डोंट नो, राइट। अगर होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे कंपनी को मिल सकते हैं। फाइन, उसके बाद बात करते हैं डाउनसाइड रिस्क की, कि बुरा क्या हो सकता है। हमने जो सोचा है वो ज़रूरी नहीं है उससे अच्छा ही हो, कुछ बुरा भी हो सकता है। फर्स्ट थिंग इज कंपटीशन अगर और बढ़ जाता है तो भैया परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हो जाएगी। एग्जीक्यूशन रिस्क की बात कर लेते हैं, कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा एग्जीक्यूट अगर नहीं हो पाया तो, राइट, जो प्लान है वो वैसा एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो भैया प्रॉब्लम आ जाएगी। इकोनॉमिक स्लो डाउन, ओवरऑल इकोनॉमी ही स्लो डाउन में चलेगी तो अकेला ट्रेंड क्या ही कर लेगा, राइट। रियल एस्टेट कॉस्ट, राइजिंग रेंटल कॉस्ट, प्राइम लोकेशंस पे ही अपने स्टोर्स खोलते हैं, राइट, तो उसकी वजह से इनके मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है तो बिकॉज जैसे जैसे ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, स्केल बढ़ रही है, तो और वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, जिसकी वजह से एक बॉटलनेक वहां पर आ सकता है, राइट। तो हियर वी हैव लिस्टेड डाउन सम ऑफ द पॉइंटर्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग दिस मॉडल। ओके, चलिए, नाउ वंस वी आर डन विद दैट, अब हम आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु आर एबल टू प्रिपेयर अ मॉडल मैकेनिकली बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। आपको आपका मॉडल यूज करके सामने वाले को एक कंक्लूजन पे छोड़ना है कि इस मॉडल का आउटपुट क्या है। आपने कितनी भी कैलकुलेशंस कर ली हो, अगर आप उससे किसी डिसीजन मेकिंग में नहीं पहुंच सकते हैं तो आपके मॉडल का कोई यूज केस नहीं है। ओके, सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी फाइनली कंक्लूड आवर मॉडल। इट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका 1700 आया कि 1800 आया कि 1900 आया। यूजुअली यहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ओके, दिस इज अ बायसनेस दैट is almost everybody suffering with, because आज मान लीजिए जो भी शेयर प्राइस चल रहा है, हमारा इंटेंशन क्या होता है, राइट, स्टूडेंट्स का स्पेशली इंटेंशन क्या होता है कि इस फेयर वैल्यू को मैं कैसे भी करके 4000 पे ले जाऊं, कैसे भी करके 4000 पे ले जाऊं तो भाई मेरा मॉडल कहीं ना कहीं सही है। कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करनी है। आज करंट शेयर मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वो आपका, अगर आप बेंचमार्क लेकर के चलोगे तो आप मॉडल के सारे अजम्पशंस उसी तरीके से लोगे जिससे कि आप इसकी तरफ पहुंचोगे। हमको वैसा नहीं करना है। यू शुड नॉट स्टार्ट विथ द करंट मार्केट प्राइस बीइंग कंसिडर्ड इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। कभी भी इसको देखते हुए अपना मॉडल नहीं बनाएंगे आप। आपका मॉडल में जो भी वैल्यू आ रहा है आने दीजिए उसको, एटलीस्ट दैट इज कमिंग नेचुरली। आपने जो अजम्पशंस लिए हैं उसके हिसाब से ये वैल्यू आ रही है, राइट। अगर आप ये 4000 को देख के शेयर प्राइस को देखकर अगर आप अपनी फेयर वैल्यू निकालने जाएंगे तो आप तो वहीं ले आएंगे उसको हर बारी। तो आपका मॉडल बनाने का पर्पस क्या था, मॉडल बनाने का फायदा क्या हुआ अगर आप करंट शेयर प्राइस पे ही को ही जस्टिफाई कर रहे हैं खरीदने के लिए हर बार, राइट। सो आई वॉन्ट यू टू वार्न, गेट वार्न्ड ऑफ दीज थिंग्स। ये सब बायसनेस में नहीं फंसना है। ओके, सो ऑलवेज टेक योर assumptions इन a रेशनल मैनर कि हाँ मेरे को टर्मिनल ग्रोथ रेट इतना लेना था, क्या 6% जस्टिफाइड है, हाँ है, उसके हिसाब से अब अगर ये आ रही है तो आने दीजिए, आने दीजिए। नो वन कैन से दिस इज राइट और रॉन्ग, देर इज नो सच थिंग कॉल्ड राइट और रॉन्ग, एवरीथिंग इज हैविंग अ लॉजिक। अगर आप अपनी assumptions को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो सही है। ओके, दैट्स द पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। मतलब आपका मॉडल फॉर्मूला वाइज फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, वहां पे कोई इनएक्यूरेसीज नहीं होनी चाहिए, और जो आपने assumptions लिए वो लॉजिकल होने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आपका मॉडल सही है, चाहे वो शेयर प्राइस के जितना आए या शेयर प्राइस से ऊपर आए या शेयर प्राइस से कम आए, दैट डज नॉट मैटर, बिकॉज हमने यहां पर कंपनी के सिर्फ इंटरनल कैश फ्लोज को ध्यान में रखते हुए कंपनी की फोरकास्टिंग करी है। अब यहां पर आप बहुत ज्यादा एग्रेशन में जा सकते हैं कि नहीं, एक जो मल्टीपल्स है उसको आप और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी हालांकि मैंने कॉम्स की बात की नहीं है, मैं आऊंगा उस पर भी, एंड उन दोनों को फिर कंपेयर करके हम फाइनली एक डिसीजन मेकिंग पर भी पहुंचेंगे। पर अभी के लिए जो डीसीएफ एनालिसिस हमारा क्या बोल रहा है उसको मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, एंड ये आपको करना है। जब भी आप कोई मॉडल बना रहे हैं ना, आपको हमेशा उस पर कॉमेंट्री डालनी है, ये आप माइंड करके चलिए, बिकॉज एम्प्लॉयर्स ये चीज ढूंढते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा बेस्ड ऑन आवर
DCF एनालिसिस, हमको लगता है ट्रेंट लिमिटेड का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इट इज एस्टिमेटेड एट व्हाट, इट इज एस्टिमेटेड एट रुपीज कितना है 1754। ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत हम एजम्पशंस को चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। पर हमको जो भी चीज आपके सामने आ रही है उसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है वो समझ रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो 1754 पर शेयर कंपेयर टू, अभी इसकी शेयर प्राइस कितनी है, कंपेयर टू द मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 4770 पर शेयर। अब ये चीज से हमको क्या आइडिया लगता है, इससे हमको क्या आइडिया लगता है, इट suggesting that the stock is trading at a significant premium, right? बहुत ज्यादा प्रीमियम पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मतलब जो आपका मॉडल दर्शा रहा है ना, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही आपकी स्टोरी टेलिंग में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ और बोल रहे हैं और मॉडल कुछ और बोल रहा है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ठीक है, प्रीमियम कितने का है, प्रीमियम ऑफ हाउ मच, दिस डिवाइडेड बाय दिस -1, तो 172%, 172% के प्रीमियम पे चल रहा है ये भी, 172% टू इट्स फेयर वैल्यू। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द वैल्यू ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, अब हम लिखते हैं कुछ की फाइंडिंग्स जो हमको इस मॉडल में मिला है, जिसके बेसिस पे हम फाइनल डिसीजन मेकिंग तक पहुंचेंगे। सबसे पहली चीज, द कंपनी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, रेवेन्यू पे मैं बात करना चाह रहा हूं, तो रेवेन्यू के केस में हमको कोई शिकायत नहीं है, राइट। हैज डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल growth with revenue CAGR of कितना है 60% ओवर द लास्ट 5 years, राइट। F121 से लेकर F125 तक कंपनी का रेवेन्यू जो है 60% CAGR से ग्रो कर रहा है। तो रेवेन्यू के पॉइंट पे हमको कोई शिकायत नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे उसके बाद, healthy EBITDA margins with margins expanding from 13% से 16% की बात कर लेता हूं। 4% बहुत ज़्यादा ही नीचे हो गया। मतलब आप 4 to 16% भी कर सकते हैं, उसमें भी ऐसा कोई गलत वाली बात नहीं है। तो या तो वैसे लिख दीजिए, फ्रॉम 4% टू 16.5%, राइट, पिछले 5 सालों में। तो अगेन अ वेरी हेल्दी थिंग। उसके बाद पी रेशियो की बात कर लेते हैं। हाउएवर करंट वैल्यूएशन appears stretched with P of, यहां पे शायद P है अपने पास, P of 102, ओके, P of 102, राइट। एंड ये ट्रेलिंग रिटर्न्स है, 100x ऑफ ट्रेलिंग रिटर्न्स। ठीक है, ट्रेलिंग अर्निंग्स कर देते हैं। फाइन, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस
हम क्या करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन देंगे। एंड हमारी रिकमेंडेशन क्या है, क्या आप बाय रेटिंग असाइन करेंगे इसको कि भाई बाय कर लो या सेल कर दो, क्या बोलेंगे आप? तो मैं बोलूंगा इसको होल्ड करो अभी, राइट, अभी होल्ड करो। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो उसको रिड्यूस करो, अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो उसको रिड्यूस करो। ओके, जो भी सिग्निफिकेंट पार्ट है उसको आप बोल्ड कर दीजिए, जैसे कि प्राइस है यहाँ पे, इसको बोल्ड कर दीजिए। सिग्निफिकेंट प्रीमियम ऑफ 172%, इसको बोल्ड कर दीजिए। मार्केट प्राइस कितना है, 4700 है, इसको भी बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, तो अब थोड़ा बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टर्स को एडवाइस दे सकते हैं दैट while Trent remains a high quality retail franchise जिसकी ग्रोथ में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, विथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ prospects, the current valuation leaves limited margin of safety। मतलब इस प्राइस पे खरीदने के बाद इनके पास ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल नहीं बचता है, राइट। तो इन्वेस्टर्स को इस प्राइस पे खरीदने का ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ओके, द स्टॉक appears to be pricing in, मतलब कंपनी आगे चलकर बढ़िया तरीके से ग्रो करती है कि वो सारी चीजें ऑलरेडी आज की प्राइस में फैक्टर इन हो रखी हैं, समझ रहे हैं। तो अब क्या होगा, अगर जिस भी क्वार्टर में कंपनी अपनी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स को मीट नहीं करेगी ना, उस क्वार्टर में हमको बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मीट कर जाती है तो हमको कोई बहुत ज्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज जो भी अपसाइड आना है वो आज की प्राइस में फैक्टर इन किया जा चुका है। ओके, दिस इज व्हाट आई मीन बाय दिस लाइन। तो यहां मैं इन्वेस्टर्स को वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, द स्टॉक अपीयर्स टू बी प्राइसिंग इन परफेक्ट एग्जीक्यूशन ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 years। So इन्वेस्टर्स में कंसिडर, उनको क्या करना चाहिए, अब इस पॉइंट पे आके उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आप एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, अगर आप एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आप होल्ड करके रख सकते हैं विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस। ठीक है, या तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। फिर जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको वेट करना चाहिए, वेट फॉर बेटर एंट्री पॉइंट्स, और या फिर आप कंसिडर करें प्रॉफिट बुकिंग। If holding significant positions। Okay, done। So अब यहां पे W दो बार आ गया है, इसको ठीक कर देते हैं। Now I think it seems okay। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्या ये सही लग रहा है? बिल्कुल, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। आई थिंक कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कुछ हो तो आप बता देना। ओके, फाइन। सो अब हमारा मॉडल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है एज फार एज डीसीएफ पार्ट इज कंसर्न। ओके, तो इसमें ना मॉडल बनाना, आप इस पर्टिकुलर शीट को डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप मॉडल बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, आपकी मैकेनिकल कैलकुलेशंस और नंबर्स लिंक कैसे करने हैं,
फ्री कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करना है, डीसीएफ कैसे प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है, ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं. पर एट द सेम टाइम आई हैव ऑल्सो फोकस्ड ऑन हाउ डू यू प्रेजेंट योर एनालिसिस, हाउ डू यू प्रेजेंट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंपनी. आपको क्यों लगता है ये कंपनी ऐसा कर रही है, ये चीज जब आप लिखते हैं और ये चीज जब कोई सामने वाला पढ़ेगा, कोई एम्प्लॉयर पढ़ेगा, जब आप उस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, तब उनको ये चीज सबसे ज्यादा डिस्टिंक्टिव लगेगी कि हाँ, ये इंसान सिर्फ मैकेनिकल फॉर्मूलाज लगाकर मॉडल नहीं बना रहा है, ये इंसान समझ भी रहा है कि इसके पीछे क्या हुआ है और क्यों इसके बेसिस पे हमको ये डिसीजन लेना चाहिए. दिस इज गोइंग टू बी अ डिस्टिंक्टिव एलिमेंट फॉर यू. ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू पुट आपके यहाँ पे और भी जो भी रीजंस आपको लगते हैं उसको आप डेफिनेटली यहाँ पे पुट कीजिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए कि मैं इस कंपनी के बारे में क्या जानता हूं. ओके, सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ आवर डीसीएफ एनालिसिस. इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा एंड आई विल कंटिन्यू विद द कॉम्स एनालिसिस, और अगली क्लास में हम एक नया वैल्यूएशन का तरीका सीखेंगे कि भैया कॉम्स एनालिसिस करके यानी पीयर कंपनीज को देख करके कैसे किसी कंपनी की वैल्यूएशन की जाती है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. आज का सेशन यहीं तक. अटेंडेंस लगा दीजिए एंड लेट मी नो कैसी आपकी तैयारी चल रही है विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल मॉडल्स. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. बाय बाय.